नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास हिंदी उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं। मतलब उपन्यास है गुनाहों का देवता, लेकिन हम इसे एक समीक्षा के जरिए समझेंगे जो हमारे पास है। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है अपने समय का और आज भी है। बिल्कुल, ये समीक्षा धर्मवीर भारती जी के 1949 में लिखे इस कह सकते हैं कालजयी उपन्यास के मर्म को परत दर परत खोलती है। कहानी का जो माहौल है वो 1940 के दशक का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जी। जहां उस दौर के युवाओं की भावनाएं हैं, उनके सपने, प्यार, दोस्ती और हाँ, समाज की जो बंदिशें की उनसे उनकी टकराहट भी है। हम्म। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा की मदद से उपन्यास के सार को समझना, इसके विषय, इसके पात्र जो आज भी इतने ताज़े लगते हैं, और ये भी कि भाई इसकी लोकप्रियता क्यों बनी हुई आज तक। ये समीक्षा हमें ये देखने में भी मदद करेगी कि समय के साथ इसकी व्याख्या कैसे बदली है। सही कहा। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। समीक्षा भी इसी बात को रेखांकित करती है कि ये हिंदी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। और इसकी जो स्थायी अपील है, उसकी एक बड़ी वजह शायद वो भावनात्मक गहराई है, वो मानवीय कश्मकश जिसे ये छूता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो दुविधाएं हैं, वो सार्वभौमिक हैं। मतलब वो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती। अच्छा, तो फिर कहानी के केंद्र से ही शुरू करें। समीक्षा के हिसाब से कहानी क्या है? कहानी मुख्य रूप से दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। चंद्र कुमार, जिसे सब प्यार से चंद्रू कहते हैं, हाँ, चंद्रू। और सुधा। दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण किरदार हैं डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता हैं और चंद्रू के प्रोफेसर भी। वो एक तरह से दोनों के संरक्षक जैसे हैं। अच्छा। और इनकी जो गहरी दोस्ती है, वो कब एक अनकहे मतलब अनछुए प्यार में बदल जाती है, उन्हें शायद खुद भी ठीक से पता नहीं चलता। तो समीक्षा बताती है कि चंद्रू वो सुधा से बहुत बहुत गहराई से प्यार करता है, जी। लेकिन उसमें एक अजीब सी हिचकिचाहट है, वो कह नहीं पाता। क्यों? शायद अपनी सामाजिक या आर्थिक स्थिति को लेकर। हाँ, ये एक संभावना है। या फिर सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला, उनके प्रति जो सम्मान है वो भी उसे रोकता है। तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। बिल्कुल। और सुधा का क्या? समीक्षा उसे कैसे देखती है? सुधा समीक्षा उसे एक ऐसे किरदार के तौर पर देखती है जो पारिवारिक मूल्यों, पिता के सम्मान और सामाजिक अपेक्षाओं के बोझ तले दबी हुई है। वो भी चंद्रू से उतना ही जुड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए शायद परिवार और समाज की परंपराएं निभाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। या शायद उसे ऐसा करने पर मजबूर महसूस होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। और यहीं पर कहानी का वो केंद्रीय द्वंद्व उभरता है जिसे समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण मानती है। ये अनकहा प्यार और सामाजिक दबावों के बीच की कश्मकश। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। समीक्षा इसे 1940 के दशक के सामाजिक ताने बाने का एक आईना मानती है। वो दौर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल, आज़ादी से पहले के भारत की उम्मीदें और बंधन, ये सब मिलकर वो बैकग्राउंड तैयार करते हैं जिसमें चंद्रू और सुधा का प्यार पनपता है और फिर मुरझा जाता है। हाँ, पारिवारिक इज्जत, समाज क्या कहेगा, ये बातें तब शायद आज से कई ज्यादा मायने रखती थीं। सही। और इसी चुप्पी, इसी घुटन को समीक्षा उपन्यास की जान मानती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसी पृष्ठभूमि से वो प्रमुख विषय निकलते हैं जिनका जिक्र समीक्षा में बार बार है। सबसे पहला और शायद सबसे प्रबल विषय है अधूरा प्यार। हाँ? समीक्षा के अनुसार उपन्यास ये कहता है कि प्यार का मतलब हमेशा पा लेना नहीं होता। कभी कभी उसका सबसे बड़ा सबूत बलिदान होता है। बिल्कुल। जैसे चंद्रू का सुधा की खुशी के लिए चुप रह जाना, अपने प्यार को मन में ही रखना। ये एक तरह से अधूरे लेकिन शायद ज्यादा पवित्र प्रेम का प्रतीक है। दूसरा अहम विषय जिसका आपने जिक्र किया, परंपरा बनाम भावना। जी। समीक्षा इसे सुधा के किरदार के जरिए बहुत मजबूती से दिखाती है। वो अपने दिल की इच्छा और समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच लगातार पिसती रहती है। हाँ, उसका द्वंद्व बहुत मार्मिक है। बिल्कुल। और वो उसे एक त्रासद चरित्र बना देता है। सही। फिर समीक्षा युवा मन और आदर्शवाद पर भी बात करती है। उस दौर के छात्रों के इमोशनल उतार चढ़ाव, उनकी मासूमियत, उनके आदर्श। हाँ, स्वतंत्रता पूर्व का वो माहौल। हाँ, और उस माहौल में उनकी क्या स्थिति थी, इसे बड़ी संजीदगी से दिखाया गया है। और आखिर में बलिदान और